वन है, इसमें हम लोग जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। देखिए, किसी भी बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन यानी कि अर्थक्वेक के अगेंस्ट स्ट्रेंथ देने के लिए, बनाने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं, उनके रिकमेंडेशन हमें फॉलो करने होंगे। ठीक है, ये जो कोड के जो नॉर्म्स है वो दोनों टाइप की बिल्डिंग पर एप्लीकेबल होते हैं, न्यू बिल्डिंग्स पर भी और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पर भी। टाइम टाइम हमें बिल्डिंग की स्ट्रेंथ चेक करती चाहिए। ठीक है, जो भी कोई ओल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमें उसकी बिल्डिंग की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की हेल्प से स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए। अगर वो अर्थक्वेक नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है देन हमें उसे रीडिजाइन करना चाहिए बिल्डिंग्स को। अब या तो उसे हम तोड़कर दोबारा बना सकते हैं, इसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, या फिर हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देकर भी उसकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इस क्रम को रिट्रोफिटिंग कहते हैं, यानी कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देना रिट्रोफिटिंग कहलाता है। ठीक है, अब रिट्रोफिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन में दोनों में से कौन सा मेथड बेस्ट होता है, उसके लिए हम देखें तो जो आपका रिट्रोफिटिंग है वो जो है जनरली हम अडॉप्ट करते हैं अगर बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है 30% से ज़्यादा आ रही हो। ठीक है, तो नाउ हम जो है इसमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स की बात करें तो ये सबसे पहला कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 43261993। तो ये दिस कोड्स इज डील विद द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, special feature of design and construction for earthquake resistant building including masonry construction using rectangle masonry prefabrication construction। तो ये बिल्डिंग में जो भी कोड हम डिटेल करेंगे वो पर्टिकुलरली उसी से रिलेटेड जो है एरिया को डील करेगा। जैसे सबसे पहला कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 4326, तो ये सिलेक्शन ऑफ मटेरियल पर डील करता है। जो भी बिल्डिंग के लिए मटेरियल हम लेंगे उसके जो नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें बिल्डिंग के मटेरियल्स का सिलेक्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका आता है 13/827/1993। तो दिस कोड इज डील विद द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्रूविंग द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थन हाउस विदाउट द यूज ऑफ स्टेबलाइजर सच एज सीमेंट एंड लाइम। दिस प्रोविजन इज कोड इज एप्लीकेबल फॉर सिस्मिक जोन 3rd, 4th, 5th। नो स्पेशल प्रोविजन कंसिडर इन सिस्मिक जोन 1। क्योंकि पहला और सेकंड जोन जो होता है वहाँ पर अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी हो बहुत कम होती है, तो इसलिए इस टाइप के जो अर्थन स्ट्रक्चर हैं, अर्थन हाउस है, उनके रेजिस्टेंस के लिए पहले जोन के लिए आपको स्पेशल प्रोविजन नहीं लेने, लेकिन जोन 3rd, 4th और 5th में आपको जो है अर्थन हाउस का इम्प्रूव करना है उनका रेजिस्टेंस। देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो भूकंप आया था तो वहाँ पर भी ये अर्थन हाउस का सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो इसीलिए अर्थन हाउस जो हम यहाँ पर बनाते हैं, मिट्टी के घर जिन्हें बोलते हैं, उनका जो है टाइम टाइम पर रेजिस्टेंस चेक करना और उसमें जो है रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंस मेथड्स यूज़ करना वो एक कंपलसरी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है तो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है आपका। ठीक है, अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अच्छी है और आपका स्ट्रक्चर जो है पुराना है तो उसकी चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कोड आता है 13/827/1993। दिस कोड डील्स विद स्पेशल फीचर ऑफ डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्रूविंग द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग हैविंग लो स्ट्रेंथ मशीनरी। देखिए, उससे ऊपर वाला 13/827 था वो अर्थन हाउसेस के लिए था। ये वाला जो कोड है इसमें हम मैसनरी स्ट्रक्चर जो बीम जो आपके ब्रिक के बने हुए होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए प्रोविजंस को हम चेक करेंगे। ठीक है, और अगर कहीं पर बिल्डिंग में कहीं पर भी फॉल आता है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कोड है 13/920/1993। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। ये जो है बिल्डिंग के डक्टिलिटी के बिहाफ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करता है कि बिल्डिंग जो है आपकी डक्टाइल है कि नहीं है। डक्टाइल मतलब जितना आप बिल्डिंग में रेनफोर्समेंट यूज करोगे वो बिल्डिंग को उतनी स्ट्रेंथ एंड मजबूती देगा, और डक्टिलिटी इसका डायरेक्ट रिलेशन है रेनफोर्समेंट के साथ। दिस कोड कवर्स द रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग। रेनफोर्स कंक्रीट, उससे ऊपर वाले दो कोड थे वो अर्थन हाउसेस और मैसनरी के थे, वहां पर रेनफोर्समेंट की कोई बात नहीं हुई थी। यहाँ पर डक्टिलिटी की बात हो रही है, तो डक्टिलिटी में रेनफोर्समेंट है। तो ये कोड में से ये 4 कंडीशन नीचे लिखी हुई, इन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी फॉलो होती है तो हम इस कोड के रिकमेंडेशन उस बिल्डिंग पर एप्लीकेबल होंगे। जैसे द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन सिस्मिक जोन 4 और 5। आप जानते हैं सिस्मिक जोन 4 5 का जो अर्थक्वेक इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा। सिस्मिक जोन 3rd में है तो उसका इंपॉर्टेंस फैक्टर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होनी चाहिए, सिनेमा, थिएटर, पावर प्लांट, है ना, कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल, ठीक है, एजुकेशन बिल्डिंग। दिस टाइप आर द बिल्डिंग ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन सिस्मिक जोन देन
5 स्टोरेज से मोर होना चाहिए। 4 और 5 की तो हर बिल्डिंग के लिए कोड एप्लीकेबल है, लेकिन जहाँ जोन थर्ड आता है तो वहाँ पर इम्पोर्टेंस फैक्टर 1 है। बिल्डिंग की हाइट जो है 5 स्टोरेज से ज़्यादा है, उसी बिल्डिंग पर ये कोड एप्लीकेबल होगा। देन आपका सिस्मिक जोन थर्ड में और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर भी ये कोड एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली इस कोड में जो हम है बिल्डिंग की एग्जिस्टिंग जो भी बिल्डिंग है उसमें जो रेनफोर्समेंट है उसके हिसाब से उसकी डक्टिलिटी चेक करते हैं। अगर बिल्डिंग में कहीं भी डक्टाइल डक्टिलिटी में जो है फॉल आता है, यानी कहीं रेनफोर्समेंट को कोरोजन लग गया है या फिर डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पर बिल्डिंग की रिट्रोफिटिंग की जाती है। रिट्रोफिटिंग में हम जैकेटिंग मेथड्स जो है यूज़ करते हैं, एडिशनल जो बाहर से रेनफोर्समेंट लगाकर बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देते हैं, और सीमेंट के ग्राउटिंग करते हैं मटेरियल्स की, जहाँ पर अगर कहीं स्ट्रक्चर में क्रैक्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उस डिफ्लेक्शन को रिमूव किया जाता है। तो वेरियस नॉर्म्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग को चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोड है 13935/2009। दिस कोड covers the selection of material and technique used to repair and seismic strengthening of damaged building during earthquake. It also cover the damageability assessment and retrofitting. अब तो ये जो 13935 है, देखिए अभी तक आपने जितने भी कोड पढ़े थे वो सब earthquake में जो आपके नॉर्म से उनको फॉलो कराने के लिए थे। ये कोड जो डील करता है कि आपकी बिल्डिंग पर अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक की वजह से जो बिल्डिंग पर डैमेज हुआ, तो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए कौन से मटेरियल को आपको यूज करना चाहिए, कौन सी सीस्मिक स्ट्रेंथनिंग टेक्निक आपको यूज करनी चाहिए जो बेस्ट एंड सुटेबल हो फॉर डिजाइन पर्पज। तो ये कोड इसके साथ डील करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक कोई बिल्डिंग है, पर्टिकुलर एक कोई बिल्डिंग है सपोज कीजिए, और वो बिल्डिंग की आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है। ठीक है, चेक करने पर आपको पता चला कि वो बिल्डिंग में जो स्ट्रेंथ है वो एज पर नॉर्म्स नहीं है, स्ट्रेंथ कम आ रही है। तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होता है कि आप बिल्डिंग को तोड़कर दोबारा बना दें, यानी इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर 2 होता है कि आप बिल्डिंग में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएं, उसको बोलते हैं रिट्रोफिटिंग ऑफ द बिल्डिंग। तो अब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को जब हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें कौन सी टेक्निक्स यूज लेनी है, उसके लिए अपन ने समझा, ऊपर एक कोड है 13935। ठीक है, अगर बिल्डिंग में आप रिट्रोफिटिंग करते हैं तो आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। देखिए, रिट्रोफिटिंग करने से हम जो प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, और भी कोई पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनके जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं यूजिंग रिट्रोफिटिंग टेक्निक्स। अब मेंटेन फंक्शनल एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। देखिए, आप जब भी नया कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके अलावा भी जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है इनकी वजह से, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग, अगर आप रिट्रोफिटिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई देन रिट्रोफिटिंग ऑफ स्ट्रेंथनिंग कॉस्ट। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, इसको इस तरह से समझिए कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की, नई बिल्डिंग की हमेशा हायर होती है एज कंपेयर टू रिट्रोफिटिंग। ठीक है, रिट्रोफिटिंग टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो वहां से हम जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कब रिट्रोफिटिंग करनी चाहिए और कब आपका रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं है कि हमेशा ही आप रिट्रोफिटिंग के साथ जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर एक नीचे थंब रूल है कि अगर आपके रिट्रोफिटिंग की कॉस्ट जो है नया कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट से 30% ज़्यादा होती है तो आप रिकंस्ट्रक्शन के साथ जाएंगे, फिर आप रिट्रोफिटिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एक कोई बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, उसको आप तोड़ के नया बना रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ रुपए आ रही है, और वहीं दूसरी जगह अगर आप उस बिल्डिंग को रिट्रोफिटिंग कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट 35 से 40 लाख आ रही है। तो इट मीन्स 1 करोड़ का 30% लगाया तो 30 लाख होता है। तो इट मीन्स रिट्रोफिटिंग की कॉस्ट अगर 30 लाख से ज्यादा है तो फिर हम उस बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन के साथ जाएंगे, रिट्रोफिटिंग के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिट्रोफिटिंग से हम बिल्डिंग की लाइफ तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान तक बढ़ा सकते हैं, और जबकि कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसकी लाइफ स्पान पूरी कंप्लीट 100 ईयर्स जो हम काउंट लेके चलते हैं वो होगी। तो इसीलिए रिट्रोफिटिंग जो है जनरली अडॉप्ट की जाती है अगर रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30% से लेस है, तब हम रिट्रोफिटिंग टेक्निक के साथ जाएंगे, सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग करेंगे, अदरवाइज हम बिल्डिंग का फिर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट सिस्मिक कोड्स के बारे में डील समझा, किस तरह से सिस्मिक कोड्स होते हैं, कौन कौन से सिस्मिक कोड किस एरिया के साथ डील करते हैं, किस तरह से बिल्डिंग में इन कोड्स का एक इम्पोर्टेंट